नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाय ग्रुप लागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रैक्टिस सेट में जो सवाल रखे गए हैं उसमें सरल सवाल भी आपके लिए और कठिन सवाल भी रखे गए हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहले हम बेमेल आपको छाटना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा बेमेल है, आपको ये बताना है। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ चेक करना पड़ेगा। देखिए चेक करते हैं हम लोग कि बेमेल कौन सा है। जब हम एक से यहाँ पर दो पर आएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मतलब किस प्रकार से हमारा एक से हमारा ये दो आ गया है। अगर हम देखिए एक में गुणा एक से करें तो एक एक कनेक और इसमें एक जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कन्फर्म हो गया हमारा इतना। अब देखिए जब हम दो से चार पे आए कितना किया हमने, अगर हम दो दूनी करेंगे तो जाएगा चार और दो जोड़ लेंगे तो छः हो जाएगा हमारा। तो मतलब पहले में हमने एक से गुणा किया एक जोड़ा, दूसरे में दो से गुणा किया दो जोड़ा, तीसरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो हम तीन से गुणा करेंगे और तीन जोड़ेंगे, कितना होगा छः तीन 18, 18 तीन 21। सही है बिल्कुल। आगे देखेंगे चार से गुणा और चार प्लस करेंगे, 21 चौक 84, 84 चार कितना हुआ 88, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर पाँच से गुणा करेंगे और पाँच जोड़ देंगे। देख गुणा करिए, 8 पंचे 40 का जीरो वहाँ से लगे 4, 8 पंचे 40, 40 का कितना हुआ 44 और 5 हम और जोड़ेंगे इसमें। समझिएगा कि 8 पंचे 40 का जीरो हाथ से लगा कितना 4 और 8 पंचे 40, 40 4 कितना हुआ 44 और 5 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया, हमारा ये वाला कितना हो जाएगा 445। देखिएगा 445 हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है 440 दिया हुआ है, तो हमारा यही बेमेल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका, कि 440 यहाँ पर जो है बेमेल दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए हमारा क्या है, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2, 0.8 भाग 0.8 और इसके बाद का 8। देखिए बोर्ड मार्क्स के नियम से हल होगा, पहले हम लोग का वाला हल करेंगे उसके बाद में भाग वाला। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा 0.8 भाग, देखिए यहाँ पर 0.8 और पहले का वाला होगा और इसकी गुणा हो जाएगी हमारी 8 में। ठीक है, इसकी गुणा पहले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे होगा हल करेंगे इसे, हमारा हो जाएगा 0.8 और भाग ये वाला हमारा हो जाएगा 6.4 मतलब 864, तो 64 होगा पॉइंट में, पॉइंट बीच में आएगा, इतना हो जाएगा हमारा। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 0.8 और बटे में लिखेंगे 6.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा और 8 1 8 8 8 64 मतलब 1/8, 1/8 हमारा आ गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है ए बी सी डी और ई, 5 लड़कियां हैं और फिर क्या रखा है यहाँ पर है आपसे, क्या कहा है कि ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। ए जो है वो बी की अपेक्षा छोटी है, इसका मतलब बी बड़ी होगी ए से। इतनी बात करिए कि ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। ए जो है वो ई से बड़ी है, तो ए बड़ी है किससे बड़ी है, ई से बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़िए। सी सबसे बड़ी है, सी कैसी बड़ी, सी सबसे बड़ी है तो मतलब सबसे आगे होगी सी, इस प्रकार से इस सबसे आगे सी हो गई। अब है यदि डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी हो, डी जो है डी वो बी से कुछ छोटी, बी से छोटी मतलब बी बड़ी होगी इससे और ए से बड़ी है, इस प्रकार से जो है आपको ये देखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। देखिए डी जो है ये यहाँ पर हो जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी यहाँ पर, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा सबसे आगे कौन है सी, तो सी जो होगी सबसे बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है सी, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, एक नाव नदी में नदी की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर आने में 7 घंटे लेती है, तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, हमने क्या मानेंगे यहाँ पर, हम मान लेंगे कि नाव की चाल जो है स्थिर पानी में वो हम मान लेंगे x और धारा की चाल हम मान लेंगे y। ठीक है, समझिएगा बात को, नाव की चाल को मानेंगे x, धारा की चाल को हम क्या मानेंगे y मान लेंगे। फिर सवाल को हल करेंगे, लिखा है कि एक नाव नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगी, दिशाएं समान होंगी तो जुड़ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y, ये हमारा क्या होगा x प्लस y हो जाएगा चाल बराबर, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 35 किलोमीटर और समय कितना है 5 घंटा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि x प्लस y बराबर हो जाएगा 35/5, हल करेंगे तो आएगा 5 7 5 7, हमारा इतना 7 हो गया है। फिर कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, अब जब विपरीत आएंगे तो चालें घट जाती हैं तो हो जाएगा हमारा x माइनस y, कितना हो जाएगा, उसी स्थान पर आने में 7 घंटे लेती है,
देखिए दूरी तो हमारी 35 रहेगी, समय चेंज हो गया तो यहाँ हो जाएगा 35/7, अब हो जाएगा 5 निकल के आएगा। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, हल कर देना है और निकालना है नाव की स्थिर पानी में गति चाल, मतलब एक्स का मान निकाल लेना है। बाई बाई हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो हमारा बचा एक्स कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 7 5 12, एक्स बराबर कितना निकल के आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। यदि ए बी सी के धनों का अनुपात 3:5:7 है, यदि बी और ए के धनों का अंतर 80 है, तो सी एवं ए के धनों में कितने का अंतर है, आपको ये बताना है। आपको अनुपात रखा है, क्या रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:5:7। देखिए समझना यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि बी ए के धनों का अंतर 80 है। बी ए के धनों का अंतर, देखिए बी ए का अनुपात कितना है, ये अनुपात है 3:1, 3:5 है, तो इसका अंतर कितना हुआ, अंतर हुआ 2, तो अंतर है 2, तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 80। समझिए बात को, इसका अंतर कितना है 2 अंतर है और 2 की वैल्यू कितनी है 80 है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 40 निकल के आ जाएगी। इतना तो कन्फर्म हो गया हमारा। पूछा क्या गया है, तो सी एवं ए के धनों में कितना अंतर है, सी और ए का धन, इसका मतलब हुआ 3 और 7, अंतर कितना है 4, तो ये 4 का मान पूछा गया है, तो 1 का वैल्यू है 40, तो 4 का कितना होगा 4 × 40 कितना हुआ 4 × 16 मतलब 160, तो 160 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको कठिन से कठिन सवाल लगाना सरल तरीके से आपको आ जाए। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, जबकि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, दुकानदार को कितने % का लाभ होता है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, मतलब कटौती कर लेता है। कितनी कटौती कर रहा है, कटौती कितनी कर रहा है यहाँ पर, ये कटौती कर रहा है हमारे लिए 50 ग्राम की। ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, समझिएगा, और उसने दिया कितना 950 ग्राम, कटौती कितनी कर ली 50 ग्राम कटौती कर ली। ठीक है, किस पर कर ली, जबकि विक्रय वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बटे में लिखेंगे 950 और गुणा कर लेंगे 100 से। ये हमारी ट्रिक से भी काम करेगा। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, पहले इसे 1 किलोग्राम से घटा लेंगे 950 ग्राम, बटे में हमें 950 लिख देना है और गुणा किससे करना है, हमें 100 से गुणा कर लेना है। इसके बाद हल करना है। देखिए कितना हो रहा है, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 19 × 95, हमारा सिंपल से आ गया है 100/19। हल करेंगे, देखिए 19 × 95 बचा कितना 5/19, हमारा आ गया 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, आपसे ये पूछा गया है। आप मान लेंगे गाड़ी की चाल हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करेंगे, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म से गुजरेगी ठीक है, तो उसकी दूरी जो है वो प्लेटफार्म की लंबाई में जुड़ जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति या खंबे कोई खड़ा हो उससे अगर तुलना करेंगे तो उसमें नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, तो प्लेटफार्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी। अब सवाल को पढ़िएगा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म, देखिए 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। टोटल हमारा निकालेंगे कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी हमारी 50 + x, दूरी हो जाएगी, और बटे समय कितना है 14 सेकेंड लगता है 14, तो ये हमारी निकल के आ गई चाल। ठीक है, क्या निकल के गया चाल, कितने भी मतलब खाली यहाँ तक का मसला लग गया है इतना कि 50 मीटर लंबी प्लेटफार्म था, रेलगाड़ी की लंबाई 1 जुड़ जाएगी, अपान में 14 कर लेंगे तो हमारा निकल गया है चाल, लिखेंगे बराबर। फिर ये दूसरा है टॉपिक, क्या है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में, जब प्लेटफार्म में व्यक्ति खड़ा होगा तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मतलब व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ेंगे, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लिखेंगे x और बटे में इसका समय है 10 सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बन गया है, आप लोग समझ गए होंगे। इसे आपको हल करना है अपने आप, हल करेंगे देखिए कितना हो रहा है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 14x बराबर 500 और प्लस का कितना होगा, प्लस का हो जाएगा हमारा देखिए 10x, इतना हो गया है। हल करेंगे इसे इतने तो हो जाएगा 4x बराबर कितना आ गया है 500, तो हमारा x बराबर निकल गया 125 मीटर। समझिएगा बात को, 125 मीटर आ गई हमारी रेलगाड़ी की लंबाई, 125 मीटर। 10 सेकेंड का समय लग रहा था, तो यहाँ से हम इसके निकालेंगे चाल। ठीक है, तो इतना आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम इसे हटा रहे हैं। x बराबर कितना निकल गया 125 मीटर, तो लिख लेंगे देखो x बराबर निकल गया हमारे 125 मीटर, और ये हमें दे रखा है समय टाइम कितना 10 सेकेंड, और ये क्या था, ये वाली मैं थी दूरी डिस्टेंस। ठीक है, हमें निकालना क्या है चाल मतलब क्या होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम मतलब 125/10।
और ये क्या हो जाएगा, ये हमारी निकल के आ गई मीटर बटा सेकेंड, लेकिन हमसे कहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे चेंज करेंगे तो कर लेंगे 18/5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड में। हल करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 5, ये वाला देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 25 25, इतना हो गया। फिर से काटिए 55 25, ये देखिए 5 दूनी 10 और 2 × 2, 2 9 18। टोटल हमारा निकल के कितना आ गया है, यस बराबर निकल के आ गया 9×45। अब आप देखिएगा किस ऑप्शन में रखा है 45, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बेलन एवं शंकु की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां समान हैं, त्रिज्याएं ऊंचाइयां समान हैं, मतलब जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी शंकु की त्रिज्या है, जितनी ऊंचाई इसकी उतनी ऊंचाई इसकी है। पूछा गया है बेलन और शंकु के आयतनों में अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। देखिए ऊंचाइयाँ समान है, त्रिज्याएं समान है, तो आर का आर ही रहेगा, एच का एच ही रहेगा। तो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल सेम जैसे हैं, कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 1/3 है, ये हमारा पलट जाएगा। पलटने के बाद हमारा हो जाएगा 3/1। अनुपात कितना निकल गया है, 3/1। कुछ लोग यहाँ पर 1/3 लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पलटेगा भाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है। देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 16। 8 का कितना है, 16। अगर हम इसका योग निकालें, योग, तो कितना आएगा, योग निकल के 16 8 कितना होता है, 16 6 96, 16 116 8 128, तो इतना हो गया हमारा योग। फिर है यदि उनके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, शिक्षक मतलब विद्यार्थी थे 8, शिक्षक शामिल होने के बाद टोटल संख्या हो जाएगी 9, औसत 3 बढ़ जाता है, औसत 16, 16 से कितना हो जाएगा 19। अब योग निकालिए, 19 में तो है 171 होता है, ठीक है। पूछा गया है शिक्षक की आयु, घटाएंगे निकल आएगी, घटाइएगा कितना बचेगा, उल्टा घटाएंगे इधर से इधर, देखिए 11 से 8 का बचा 3 और यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, 43। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 43 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी आ गई है निकल के, 43 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, 8 सेमी लंबे, 6 सेमी चौड़े, 2 सेमी गहरे बक्से में अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। मतलब एक प्रकार से ये घनाभ हो गया है, घनाभ मतलब बक्सा के टाइप का। तो बक्से में पूछा गया अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जाती है, इसका मतलब इसका हम निकाल लेंगे, ये वाला बिका, ठीक, इस प्रकार से निकलता है। इसे निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, अंडर लंबाई का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। हल कर लेंगे, निकल के आ जाएगा हमारा 8 8 64, मतलब कितना हुआ 64 प्लस 36 और प्लस का 4, कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर 36 4, ये कितना हुआ 104 मतलब 104। बाहर निकालेंगे अंडर से, हो जाएगा हमारा 2√26, तो 2√26 आ गया। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको ऑप्शन नहीं रखें तो लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। कितना आएगा 2√26। देखिए आपको यहाँ पर दे भी रखा है 2√26, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 3 कलम 4 पेंसिल का मूल्य 44 रुपये है, 4 कलम 3 पेंसिल का मूल्य 54 रुपये है, तो पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अगर आप यहाँ पर मान लेंगे पेंसिल हमारी कितनी है, पेंसिल का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये और पेन का मूल्य मान लेंगे, मतलब कलम का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये और पेंसिल का मानेंगे 22 रुपये, ठीक है। अब समझिएगा, कह रहा है 3 कलम, इसका मतलब 3x प्लस 4 पेंसिल मतलब 4 बाई का मूल्य कितना है 44 रुपये है, और फिर है 4 कलम तो मतलब 4x और प्लस 3 पेंसिल मतलब 3 बाई बराबर 54 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, ठीक, इसे हल करना है। समीकरण में देखिए x का मान भी अलग है, y का मान भी अलग है, तो इसमें से कुछ भी कटे बिटेगा नहीं। हम पहले वाले समीकरण गुणा करेंगे 4 से और दूसरे वाले में गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखिए हमारा समीकरण कितना आएगा, हमारा समीकरण आ जाएगा 3 चक्कू 12, तो मतलब कितना आएगा हमारा, आ गया 12x और प्लस 4 चक्कू 16 बाई बराबर 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16 17 मतलब 176, ठीक है, समझिए 176 इतना आ गया है। अब देखेंगे हम इसे नीचे हल करेंगे समीकरण को, 3 चक्कू 12x हो जाएगा ये वाला, प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 बाई बराबर, और इसे हल करेंगे देखा 4 3 12 का 2 यहाँ से लगा 1 और 5 3 15 16 इतना हो गया। अब इसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है, हल करेंगे तो घटा लेंगे, तो हमारा देखिए कितना बचा 16 से 9 गया कितना 7 बाई, 7 बाई बराबर कितना निकल के आया 16, 6 से 2 गया 4 और 6 7 6 1 14। तो हमारा बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, ये 7 दूनी 14 मतलब कितने आ गए 2। हमसे पूछा गया है कि पेंसिल का मूल्य क्या है, पेंसिल का मूल्य हमने माना था बाई, तो बाई का मान 2, तो इसका मतलब पेंसिल का मूल्य हमारा हो गया 2 रुपये। ऑप्शन नंबर डी में रखा है 2 रुपये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी वीडियोस चेक कर लीजिएगा।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनिल ने सरोज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती पुत्रवधू है, जबकि मेरा कोई भाई नहीं है, तो अनिल एवं सरोज का कैसा संबंध है। अनिल ने कहा सरोज तरफ, ठीक है, तो मान लेंगे ये अनिल है और ये सरोज है। ठीक, समझिए, अनिल ने सरोज की तरफ कहा कि मेरी माँ की इकलौती पुत्रवधू है। कौन? ये सरोज जो है, ये अनिल की माँ जो है, इसकी माँ की कौन है? पुत्रवधू, पुत्र की बहू। ठीक, इस प्रकार से। अब वो भी कह रहा है इकलौती, इसका मतलब अनिल जो है उसका इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि अनिल जो है वो उसका इकलौता पुत्र है और सरोज जो है उसकी पुत्रवधू है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी किसमें? ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, भाग काल थे प्लस माइनस काल थे भाग, गुणा काल थे माइनस प्लस काल थे गुणा, तो आपको इसका मान निकालना है। लिखेंगे 62, भाग का मतलब क्या है? प्लस 8, फिर लिखा है माइनस, माइनस का मतलब क्या है? भाग 4, फिर लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस का 24, और प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा 8। इतना है। हल करेंगे तो हो जाएगा 62 प्लस का, पहले ही हल करेंगे हो जाएगा 2, माइनस का 24 गुणा 8। हमारा इतना आ चुका है। इसके बाद हम लोग आगे भी चीज़ें चेक करेंगे कि इसे आगे किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे जब, तो हमारा देखिए कितना हो रहा है। यहाँ पर आपको ये लिखना है, लिखेंगे यहाँ पर 62 प्लस का 2 और माइनस का, इसके गुणा करेंगे 24 अट्ठे, हमारा कितना होगा? 4 अट्ठे 32 का 2 वहाँ से लगा 3, 4 8 दूनी 16, 3 कितना होगा? 19, 192 हो गया है। अब पहले इसे जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 64 और माइनस का 192, घटाइए 12 से 4 के बचा 8, 8 से 6 का बचा 2, 1, 128 आ गया है। आपको ऑप्शन नंबर चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वही माइनस का। ठीक है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका कोई सा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। 3, 2, 6, 8 और 18, 40, 72, 240, तो आपको यहाँ पर देखना है क्या होगा। देखिए बात करें यहाँ से 3 से आएंगे 6 पर, फिर 6 से आएंगे 18 पर, इससे आएंगे 72 पर, इससे आगे आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। कैसे? 3 दूनी 6, फिर 6 तियाँ 18, 18 चौक 72। तो सिंपल सा बात है, पहले 2 से गुणा के 1 छोड़ के, फिर 3 से गुणा के 1 छोड़ के, फिर 4 से गुणा के, तो अब कितने करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे और बकाया हमें कुछ देखने की जरूरत है नहीं। देखिए 7, 5 दूनी 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 7 35 कितना? 36, 360। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लिखा है यदि पेन को किसी कोड में 31, PAR को उसी कोड में 35 लिखा जाए तो PAT को उसी कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, आपको ये बताना है। तो देखना है, देखिए पेन को कितना 31, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा ये हुआ, P का मान कितना होता है? P होता है 16 पर, A होता है 1 पर, A होता है 14 पर, जोड़िए कितना हुआ? 1, हाँ से लगा 1, 3, 31, बिल्कुल सही है। PAR का जो P होता है 16 पर, A होता है 1 पर, A 18 पर, इसे जोड़ेंगे 8, 14, 15 का 5, हाथ लगा 1, मतलब 35, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे P का मान 16, A का मान 1 और T का मान 20, जोड़ेंगे सबको हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 37। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं और एक आकृति अन्य तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति को नीचे दिए गए अक्षरांक को ओ से घेर दें। आपके सामने है, आपको देखना है इसमें से कौन सा हमारा बिल्कुल अलग टाइप का है। आपको बेमेल दिख रहा है, मतलब बेमेल आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी बेमेल है, क्योंकि ये देखिए सभी को देखिए सही से अच्छी तरीके से सब ऊपर के लिए हैं, ये तो हमारे नीचे के लिए होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये वाला जो है ये गलत पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने प्रश्न आकृतियाँ दी हैं, उत्तर आकृतियाँ दी हैं, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए सही से देखिएगा, पहले ऐसे गिन लेंगे, ऊपर गिन लेंगे। यहाँ पर देखिए बिंदु कितने हैं, पहले वाले में बिंदु कितने हैं? 4, 5 और 3 8 1 9, 9 बिंदु हैं। दूसरे में कितने हैं? 4 4 8, 8 बिंदु हैं। फिर इसमें कितने बिंदु हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें 9 बिंदु हैं। देखिए पहले 9 से 8 बिंदु हो गए, तो 9 से कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। अब हमें देखना है 8 किस में है, ठीक है, 8 वाला देखेंगे। पहला गिनिएगा, 2 2 4 2 6 1 7, 7 है पहले वाले में। पहले में 7 नहीं है, पहले में कितने हैं? 2 2 4 6 1 7 2 9, पहले में 9 है। दूसरे में देखिए 6, तीसरे में देखिए 2 3 5 1 6 7 8, और चौथे में देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9। हमें चेक करना था 8 वाला, तो 8 वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई, उत्तर आकृतियाँ आपको दी गई, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो समझ लीजिए ऐसे ही। देखिए हम आपके सामने 2 ओले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो है हमने ये तो बनाया है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए देखिए बना लेते हैं यहाँ पर, अब समझिएगा।
अब देखिए हम उठाएंगे यहाँ से गोले को, यहाँ से उठाएंगे, पहले यहाँ था, फिर कहाँ गया, यहाँ पर गया, फिर कहाँ गया, इस तरफ गया है। अब की बार यहाँ पर जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब प्लस की बारी है, प्लस वाला है पहले यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर रखेंगे, फिर कहाँ पर गया, फिर यहाँ पर रख देंगे, फिर ऊपर गया है तो यहाँ पर आएगा प्लस वाला, ठीक है, तो यहाँ प्लस कर लेंगे। अब आपको चेक करना है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह प्लस वाला, इधर वाला जीरो वाला, देखिए कौन सा है इधर वाला, प्लस वाला जीरो वाला। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला में रखा है, प्लस का एक तरफ जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 54 नंबर की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको देखना यहाँ पर है कि पहली वाली आकृति दूसरी वाली आकृति कब बनी है, जब यहाँ 45 डिग्री घूम चुकी है, ठीक है। 45 डिग्री घूमने के बाद हमारी वो आकृति बन गई है। इसका मतलब है ये वाली आकृति 45 डिग्री घूमने के बाद जो बनेगी वही हमारी आकृति बिल्कुल करेक्ट होगी। जब ये 45 डिग्री आकृति घूमेगी तो हमारा एक काला वाला पॉइंट है ये वाला, ये बिल्कुल ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं, उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहली वाले की तुलना अगर हम दूसरे से करें तो पहली वाले में ये वाला हमारा इस प्रकार से लाइन थी और इस वाले में लाइन ये वाली इस तरफ हो गई है, तो अगले वाले में लाइन हमारे इस तरफ है, तो ये हमारी हो जाएगी ऊपर के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए हो जाएगी, क्योंकि पहले देखिए नीचे के लिए थी इस प्रकार से, फिर इस तरफ हो गई। अब की बार क्या होगी, जब आपको इस तरफ दी गई है तो आप इस तरफ कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में किस में रखा है, बी और सी में। फिर से समस्या भी है। अब समस्या हमारी ये है कि दो वाला ये बात दो बिंदु कहाँ पर जाएंगे, तो ये बिंदु हमारे इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके बाद में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो है, गरुड़ एयरलाइंस जो है वो इंडोनेशिया की है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ, देश प्रेम, कर्मभूमि, गोरा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद, शहनाई, तबला या सारंगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। अगला प्रश्न हमारा है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, पोलो, क्रिकेट या हॉकी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है गोल्फ। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय नौसेना को कितनी कमानों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने लिखा हुआ ए, 3। तो भारतीय नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न है, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, लावड़ी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 26 सितंबर, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर या 5 जून। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसका बी वाला, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इसके बाद अगले प्रश्न में लिखा है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ ही आपको और 2 ऑप्शन मिले हैं, कौन सा लिखा हुआ है, मुबारक खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंद गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना किस भाषा में की थी, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना किस भाषा में की थी। इसका राइट ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा, संस्कृत। इस प्रकार से हमारे जो है ये 30 प्रश्न लोग हैं लगा प्रतिशत के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।